स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस पर जमकर बरसे। कांग्रेस ने जो राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है उस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा तीनों बाहरी प्रत्याशियों को कांग्रेस ने चुना है, ये राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा दूसरा प्रत्याशी राज्यसभा चुनावों के लिए उतारेगी। पार्टी का अपना निर्णय है, उनकी पार्टी ने अपने विवेक से निर्णय किया होगा, लेकिन निश्चित ही राजस्थान की जनता और राजस्थान के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और अधिकार पर कुठाराघात। अगर भाजपा क्या दूसरा प्रत्याशी उतारेगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दूसरा प्रत्याशी उतारेगी और जीतेगी भी। और इधर बीजेपी ने घनश्याम तिवाड़ी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने प्रसन्नता जताई। कहा तिवाड़ी राजनीति में उनसे भी ज्यादा सीनियर हैं, पार्टी के लिए उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। बीच में किसी कारण से वे पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर लौट आए। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में अपना उम्मीदवार बनाया है, हमारा उन्हें पूरा समर्थन है। तिवाड़ी को बीजेपी ने राज्यसभा का टिकट दिया है। वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया उनकी उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं, ये बात करते हैं। कटारिया साहब, घनश्याम तिवाड़ी जी को पार्टी ने छप्पर फाड़ कर दिया है, राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया उन्हें, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, घनश्याम तिवारी जी राजनीति में मुझसे भी पहला है। मैं तो 77 में इमरजेंसी के बाद आया। वो मुझसे पहले ही जनसंघ के जमाने में भी युवा मोर्चे में काम करते थे। लंबे समय तक काम किया उन्होंने, पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है और मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल में भी रहे, कई बार विधायक भी रहे। तो उनकी पार्टी से और विचारधारा से संबंध में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। पिछली बार उन्होंने किसी नाराजगी से पार्टी जरूर छोड़ी और पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बनाकर कुछ प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास वैसे ही हुए जैसे उमा जी ने किया और वापस उनको भी लगा कि घर लौटने में फायदा है। कल्याण सिंह जी ने भी प्रयत्न किया, उन्होंने सोचा भी इस पार्टी में कम से कम व्यक्तिवादी नहीं चल पाता है। तो घनश्याम जी को भी एहसास हुआ और उन्होंने इस बात की गलती महसूस की और पार्टी से उन्होंने अपनी सदस्यता जोड़ने का प्रयास किया और जोड़ने के बाद पार्टी ने उन पर विचार किया है। वो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है और एक अच्छे पुराने कार्यकर्ता हैं, इसमें तो किसी को दो राय हो ही नहीं सकती। ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो कह रहे हैं कि दूसरा उम्मीदवार लड़ाएंगे, लेकिन अभी जो है किस तरह से उसकी उम्मीदवारी होगी, वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगा या निर्दलीय को समर्थन करेंगे। फिलहाल रणनीति बनाने की पार्टी जो है चर्चा का पार्टी रणनीति बना रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जब कल नॉमिनेशन भरे जाएंगे तो सबसे पहले तो निगाह इसी बात पर होगी कि आखिर दूसरा उम्मीदवार पार्टी का कौन होता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और घनश्याम तिवाड़ी की उम्मीदवारी पर राजेंद्र राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा पार्टी आलाकमान का फैसला स्वागत योग्य है। इमरजेंसी में उन्होंने यातनाएं झेली हैं, तिवाड़ी विचारधारा के प्रति हमेशा अडिग रहे। निश्चित तौर पर घनश्याम तिवाड़ी जी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण से लेकर वो अपने जीवन के अंदर इस एक विचार के साथ पार्टी में लगातार काम करते रहे। बीच में भटकाव आया, कई बार समय काल परिस्थिति से आ जाता है, परंतु जितनी यातना घनश्याम जी ने आपातकाल के दौरान झेली और जिस अडिगता से उस सारे कालखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की मजबूती के लिए काम करते रहे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो घनश्याम तिवाड़ी जी को टिकट मिलना आलाकमान का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। उनके जितना संसदीय ज्ञान राजस्थान में किसी दूसरे नेता के पास नहीं है। राजस्थान की सक्षमता के साथ पैरवाई वो करेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है और मैंने उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं भी दी है। और इधर कांग्रेस ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उसमें राजस्थान के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया है। इस पर मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट कर सवाल उठाया है कि प्रदेश से प्रत्याशी नहीं बनाने के आखिर कारण क्या हैं। तो कांग्रेस द्वारा सभी बाहरी प्रत्याशी बनाए जाने पर निर्दलीय विधायक हैं, सीएम के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा। उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि राजस्थान के किसी भी
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता को राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाने के क्या कारण है? और इधर राजेंद्र राठौड़ ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र, सदन में आपने कहा था कि आप गांधी नेहरू परिवार के गुलाम हैं और हमेशा गुलामी करना चाहते हैं। गुलाम को सवाल पूछने का हक किसने दिया? बाहरी लोगों को राज्यसभा चुनाव का टिकट देने का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको हर बार टिकट से वंचित रखा है। और इधर रिएक्शन राजीव अरोड़ा का भी आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरे मित्र संयम लोढ़ा, अखबारों के अनुसार सबसे पहले आपने ही 3 उम्मीदवार बाहर के लाने की सलाह दी थी। आपकी राय को काफी महत्व मिला लगता है, बस नाम बदल गए। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। और इस पर संयम लोढ़ा ने पलटवार किया। उन्होंने लिखा, मैंने राय राष्ट्रीय संदर्भ में दी थी, न दिल्ली को समझ आई और न मेरे बड़े भाई राजीव अरोड़ा को। और इधर कांग्रेस के भी कुछ चेहरे खफा हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा। उन्होंने पार्टी द्वारा जारी लिस्ट पर नाराजगी जताई। पवन खेड़ा कांग्रेस में राज्यसभा के उम्मीदवार थे। लिस्ट जारी होने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। और देखिए, नाराजगी के और भी स्वर उठे हैं। कांग्रेस नेता नगमा ने पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट किया और अपना रिएक्शन दिया। नगमा ने लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। और देखिए, तंज भी कसा गया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने नाराजगी के स्वर पर और पूरी जो कवायद रही है उस पर ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वो भी शहीद हो गए। इधर बीकानेर में बीजेपी ने आज जमकर प्रदर्शन किया है। रैली निकाली। रत्न बिहारी पार्क से कलेक्टर ऑफिस तक ये रैली निकाली गई और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। तो बीकानेर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन सामने आया है। बीजेपी ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रत्न बिहारी पार्क से ये रैली शुरू हुई, जो कि कलेक्टर ऑफिस पर जाकर खत्म हुई और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। आप देखिए, एक ऑटो और उसके पीछे पैदल बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी का झंडा लेकर और तख्तियां लेकर लगातार नारेबाजी करते दिखे, प्रदेश सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। तो देखिए, हाल ही में बीजेपी ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन की रणनीति बनाई है और इसी कड़ी में बीकानेर में आज बीजेपी का ये जोरदार प्रदर्शन सामने आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुरुष और महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे रैली को सफल बनाने के लिए। ये रैली रत्न बिहारी पार्क से शुरू हुई, कलेक्टर ऑफिस तक गई और इस दौरान कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या हाइलाइट्स रही इस प्रदर्शन की? जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जन आक्रोश रैली निकाली गई। जो जन आक्रोश रैली है ये रत्न बिहारी पार्क से शुरू हुई और जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची,
जहां पर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जो प्रदेश है यहाँ की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के भी घेरा है। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। और इसके बाद में जो बीजेपी कार्यकर्ता से प्रदर्शन करने के बाद में अपने अपने घरों को और वापस लौट जाते हैं। जब अखिलेश प्रताप सिंह से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि आज प्रदेश में कांग्रेस सरकार के राज में जो कानून है वो पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार जैसे मामले घटित हो रहे हैं। खुद मंत्री पुत्र पर भी जिस तरह से एक बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, लेकिन पुलिस जो है वो कोई काम नहीं कर रही है, प्रेशर के अंदर काम कर रही है। पुलिस नेताओं का काफी दबाव है। इसी को लेकर के आज बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। जी ये जो भी प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है वो सिर्फ आज के लिए रही है, आगे का कार्यक्रम आगे बनाएंगे या अभी और भी कुछ अनाउंस किया है? देखिए, जिस तरह से आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी साल रहेगा और उसी को देखते हुए जो पार्टियां हैं सभी वो राजनीतिक पार्टियां वो अब एक्टिव मोड में आ गई हैं और इसी के तहत आज बीजेपी की ओर से ये प्रदर्शन किया गया था। जन आक्रोश रैली इसका नाम दिया गया था, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुटे थे और उन्होंने ये प्रदर्शन किया। और आगे भी निश्चित तौर पर इस तरह के जो प्रदर्शन हैं वो लगातार देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और चुनावी साल होने के चलते आने वाले वर्ष में इसको लेकर के पूरी जो राजनीतिक पार्टी हैं वो तैयार हो चुकी, कमर कस चुकी हैं और इसी को लेकर के जो प्रदर्शन है वो आगे भी इस तरह के धरने का इनका दौर है जो देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संविदा नर्सेस की, जो आज पीसीसी पहुंचे। पुलिस ने 50 मीटर दूर ही उन्हें रोक दिया। संविदा नर्सेस नारेबाजी कर रहे हैं, स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। सीएचए अभ्यर्थी भी पीसीसी पहुंचे और वो भी नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। से जो है वो पीसीसी यहाँ पर पहुंचे हैं और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आज जनसुनवाई जो है वो चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं पीसीसी के अंदर, लेकिन इन लोगों को जो है वो रोक दिया गया है। 50 मीटर दूर ही बैरिकेटिंग्स यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई और इन्हें दूर ही रोक दिया गया है। तो संविदा नर्सेज जो है वो नारेबाजी कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर और स्थायी करने की मांग ये लोग कर रहे हैं। सर, हम सीएचए हैं और 2 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं। कल हमारे एक भाई ने, खेमचंद मीणा ने आत्महत्या कर ली और गवर्नमेंट हमारी आज तक भी नहीं सुन रही है। 1% भी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ध्यान। क्या हम मरने के लिए पैदा हुए थे? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमने इसलिए नेताओं को चुना था? अगर हमारी मांगे नहीं सुन रही है तो किस लिए नेताओं को बनाया? अगर हमारी मांगे नहीं बनेगी तो हम ऐसे बैठे रहेंगे। और मैं तो सरकार से पहले भी चेताया था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हमारे कई भाई आत्महत्या करेंगे। किस तरह का विरोध है आपका और क्या कुछ बात बन रही है आप लोगों की? नहीं सर, अभी तो कोई बात नहीं बन रही है। सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है अभी तक। हम 60 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हमें अंदर भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सीएचए के नाम से अंदर ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं हमें। नहीं वो, लेकिन वो कहते हैं कि बार बार आप लोग आकर हंगामा करते हैं अंदर जनसुनवाई। हंगामा नहीं करते हैं सर, हमें बोलते हैं कि आप राजनीति करने आते हो यहाँ पर और कुछ करने आए हो, हमें बेतुके के सवाल करे जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उनको, और वैसे हम कुछ नहीं करते हैं। पिछले 8-10 साल से हम संविदा पे कार्य कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हम संविदा पे कार्य कर रहे हैं और अभी बजट सत्र में 1250 भर्तियां जो मंत्री साहब ने बोला है,
जिससे हम सभी संविदा कर्मचारी नियमित नहीं होंगे। इसलिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री से और हमारे अशोक गहलोत जी से हम मांग कर रहे हैं कि नर्सिंग भर्ती 10,000 नर्सिंग ग्रेड सेकंड और 4,000 एएनएम की भर्ती निकाल करके 10, 20, 30 बोनस अंक दे करके हम सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करें। यही हमारी मांग है। आज पीसीसी में हमारी जन सुनवाई थी, इसी को लेकर हम प्रसाद लाल मंत्री जी के सामने हमारी मांगों को लेकर यहाँ से लेकिन आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, पुलिस ने रोक दिया है। सर बहुत जल्दी हमको जाने दिया जाएगा। डेलीगेशन हमारा अभी बुलाया है, मंत्री साहब ने बिल्कुल नहीं बुला रहे। यदि मंत्री साहब यदि इसको मानते तो हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे सर। हम 100% बैरिकेड तोड़ेंगे। जब तक हमको नहीं बुलाया जाते, जब तक हमें नहीं बुलाया जाता, जब तक हम यही खड़े रहेंगे। चाहे 2 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए, चाहे हमें आत्महत्या करना पड़े, चाहे हमें पेट्रोल डालकर चलना पड़े, लेकिन हमारी मांगों को हम पूरा करवा के रहेंगे। मंत्री साहब की जन सुनवाई में जाकर रहेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर पालिका में के वार्ड नंबर 7 में रविवार को हुए उपचुनाव का परिणाम घोषित हुआ। बीजेपी की रानी देवी पार्षद पद पर निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस की आशा देवी को 9 वोटों से हराया। भाजपा की रानी देवी के 9 वोटों से विजयी घोषित होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रंग गुलाल खेलकर जीत का जश्न मनाया गया। बता दें, इस चुनाव में बीजेपी की रानी देवी को 233 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की आशा देवी को 224। 8 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की योजना के कार्य देखते हुए वार्डवासियों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर मतदान किया। पाली में पानी की समस्या को लेकर राजनीति गर्म है। बताया जा रहा है, पाली नगर परिषद सभापति रेखा भाटी और उनके पार्षद पति पूर्व सभापति राकेश भाटी ने बिना किसी को बताए पेयजल के स्थायी समाधान की मांग को लेकर पाली से जयपुर के लिए पैदल सफर पर वो निकल गए। 4 दिन के सफर के बाद जब सभापति दंपति ब्यावर पहुंचे, तब उन्होंने बताया पाली में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वो सीएम गहलोत से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद उन दोनों का पैदल सफर जारी है। 300 किलोमीटर लंबे इस सफर पर उन्हें लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। सांसद और विधायक ने भी उनकी सराहना की है। शहर की प्रमुख समस्या पेयजल की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर पाली चेयरमैन रेखा राकेश भाटी जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए और मुख्यमंत्री से इसकी स्थायी समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। रेखा राकेश भाटी से चर्चा करते हैं कि क्या है मांग आपकी प्रमुख तौर पे। हमारी एक ही मांग है कि हमारे पाली शहर में स्थायी पाइपलाइन आ जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके, क्योंकि अभी गर्मी का समय है और इस समय पानी की बड़ी पेयजल की जो विकट बहुत समस्या है, उसके समाधान के लिए ही हमने ये। राकेश जी क्या मांग रहे हैं कि किस तरीके से ये क्या है जयपुर यात्रा? हमारी ये पैदल यात्रा 300 किलोमीटर जयपुर की पाली शहर के अंदर स्थायी समाधान पानी की पाइपलाइन का। हर 2-3 साल के अंदर पाली के अंदर पानी की समस्या रहती है, तो फिर वो ट्रेन द्वारा पानी आता है। करोड़ रुपये, 15 से 20 करोड़ रुपये ट्रेन के अंदर खर्च हो जाता है और पैसा बर्बाद होता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये स्थायी समाधान हो जाएगा, जोधपुर से पानी आ जाएगा तो ये पैसा भी बचेगा और पाली की जनता को राहत भी मिलेगी। इनका उद्देश्य है कि पाली को पेयजल समस्या से निजात मिले और इसका स्थायी समाधान हो। श्याम चौधरी, न्यूज़ 18 पाली। ये जो 1 महीने का ये क्रुशियल समय हमारे पास, जो कठिन समय है, उसमें पाइपलाइन के जरिए पानी तो कोई भी सरकार नहीं पहुंचा सकती, चाहे कुछ भी कर दे। अभी तो यहाँ के जो अपने लोकल रिसोर्सेज हैं, उनका बेहतर उपयोग करके अपनी ओर से संसाधन लगाकर, परिस्थिति की ओर से टैंकर लगाकर जहाँ जहाँ पेयजल का संकट पैदा हो रहा है, जहाँ कमी है, वहाँ टैंकरों के माध्यम से पानी भेजते, और उसके बाद में जब ये समय समाप्त हो जाता तो हम सब मिलकर संघर्ष करते तो शायद बेहतर परिणाम आता। बात करेंगे आग के तांडव की। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आग का तांडव दिखा। तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अजमेर की, आप देख सकते हैं कैसे अजमेर के लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी। दूसरी तस्वीर जोधपुर की, जहां जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में अचानक आग लग गई, जिससे कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए। जीतू बोरोदा हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
पायलट मीणा, रिंकू मीणा, विष्णाराम मीणा गिरफ्तार किए गए। साइबर सेल के सहयोग से ये आरोपी गिरफ्त में लिए गए। मध्य प्रदेश में ये फरारी काट रहे थे। 11 मई की रात को गैंगस्टर जीतू बोरोदा की हत्या हुई थी। इनके साथ में अब कुल 5 अभियुक्त इस प्रकरण में अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी हमारी टीमें जो है दबिश दे रही है। शीघ्र ही शेष रहे हुए उम्मीदवार जो अभियुक्त हैं उनको हम प्रकरण में अरेस्ट कर लेंगे। देखिए, जीतू बोरोदा हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो कि फरार थे। मध्य प्रदेश में इनके होने की सूचना मिली, जिसके बाद साइबर सेल की मदद लेकर इन्हें न केवल ट्रेस किया गया बल्कि इन तक पहुंच बनाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों आरोपी आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। नाम है पायलट मीणा, रिंकू मीणा, विष्णाराम मीणा, जो कि गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो जीतू बोरोदा हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। अब इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर और भी चीजें सामने आने की उम्मीद है और भी चीजें स्पष्ट होने की उम्मीद है। हत्याकांड के बाद से ही ये तीनों फरार चल रहे थे। जानकारी मिली इनके मध्य प्रदेश में होने की, साइबर सेल से मदद ली गई, ये कंफर्म किया गया, इन्हें ट्रेस किया गया और उसके बाद इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सहयोगी आशीष मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या जानकारी है? गैंगस्टर जीतू बोरोदा हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों आरोपी वो है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और इस जो तीनों आरोपी हैं उनसे पूछताछ में सामने आया है कि जो हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुल 11 से 12 आरोपी शामिल थे, क्योंकि पुलिस पहले अनुसंधान में केवल 7 से 8 आरोपी मान रही थी, लेकिन जैसे ही इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इनसे गहन पूछताछ की गई तो और अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ऐसे में जो गैंगस्टर की हत्याकांड में जो आरोपियों की संख्या करीब 1 दर्जन पहुंच चुकी है। ऐसे में सभी आरोपी अब नामजद कर लिए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें मुख्य आरोपी ये तीनों हैं। ये तीनों मध्य प्रदेश के उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है वहां पर फरारी काट रहे थे और जो यूपी का गैंगस्टर है विकास दुबे, उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये घटनाक्रम किया था, क्योंकि विकास दुबे ने भी वहीं फरारी काटी थी। हालांकि उसके बाद उनका एनकाउंटर हो गया था। तो विकास दुबे से प्रेरित होकर ये उज्जैन के महाकाल मंदिर को चुना इन्होंने और वहां पर पिछले 11 मई के बाद से ही उज्जैन में ये वहां पर फरारी काट रहे थे। और जैसे ही पुलिस को ये इनपुट मिला तो पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और उसके बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ से दौसा से पुलिस की टीम रवाना हुई और तीनों को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जैसलमेर से एक बड़ी खबर मिल रही है सड़क हादसे की। एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इनमें से जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और अब तफ्तीश कर रही है, तहकीकात में जुटी है। हादसे की वजह पता लगाई जा रही है। हादसे की जांच पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, क्या जानकारी है? श्रीकांत, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या जानकारी है? हादसे की वजह सामने आ पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो है हमीरा गांव और रिधवा जो गांव का जो फाटा है उसके बीच ही सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में अनियंत्रित होकर एक टाटा मैजिक पलट गई, जिसमें कहीं ना कहीं इस अनियंत्रित होने का कारण ये भी बताया जा रहा है क्योंकि सवारी जो है वो बहुत ज्यादा थी। 7 महिलाएं, 7 पुरुष, वहीं एक 5 वर्षीय बच्चा जो है वो इसमें घायल हुआ है। निधि वाहन से इन सभी को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया है और इनमें से 2 महिला और 1 पुरुष की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। इन गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस जो है वो मौके पर है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो लोग बरत रहे हैं। एक टाटा मैजिक में 15 और 17 लोगों का बैठना कहीं ना कहीं अनियंत्रित ओवर क्राउडेड होना ही हादसे की वजह रही है या कुछ और भी?
जी, अब तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार ओवर क्राउडेड होना ही जो है वो हादसे की वजह रही है और ये कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में देखने को भी मिलता है। अब जरूरत है कि इन पर जिम्मेदार जो है वो एक्शन ले, क्योंकि ऐसे हादसे लगातार सामने आए हैं। पहले एक बस पर बैठे कुछ यात्रियों के साथ ऐसी घटना सामने आई थी और अब जो है वो एक टाटा मैजिक पलटना, अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है वो कई बार जो है वो डिसबैलेंस होती है। लेकिन अब सबसे ज्यादा कारण ये रहते हैं कि इनमें क्राउडेड जो है वो ज्यादा रहता है, जो क्षमता है उससे अधिक लोग इसमें जो है वो विचरण करते हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक कार ओवर क्राउडेड थी और माना यही जा रहा है कि इसी वजह से, ओवरलोडेड होने की वजह से ही ये हादसा हुआ। 15 लोग इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। अब बात करते हैं जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल के उस स्याह सच की, जिसे देख सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और सिस्टम की लापरवाही को कोसने पर मजबूर। कैमरा सब कुछ देखता है और जो कुछ भी वो देखता है आपको भी हूबहू वही दिखाता है। इस वक्त उसी कैमरे के मार्फत आप जो कुछ भी देख रहे हैं, यकीन मानिए सिस्टम की लापरवाही का उससे बुरा उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता। ये जैसलमेर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहर अस्पताल की मोर्चरी की तस्वीरें हैं। मोर्चरी मतलब वो जगह जहां मरने के बाद इंसान की डेड बॉडी लाई जाती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और यह पता लगाया जाता है कि मौत की असली वजह क्या है। कायदे से डेड बॉडी का जल्द से जल्द पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार कई वजहों से उसमें देरी हो जाती है। नियमों के मुताबिक इस दौरान डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में रखा जाना चाहिए ताकि बॉडी खराब ना हो और उसके जिस्म पर लगे जख्म और दूसरे निशान मिट न जाएं। लेकिन अफसोस कि जवाहर अस्पताल का डीप फ्रीजर खराब है। डेड बॉडी के लिए बर्फ तक का इंतजाम नहीं है। 4 से ज्यादा डेड बॉडी रखने की जगह नहीं है। बॉडी पार्ट्स खोलने के लिए औजार नहीं है। बॉडी पार्ट्स खोलने के लिए छेनी का इस्तेमाल होता है। 30% है, बाकी नहीं है जो वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। फ्रीजर के स्टैंड तो 6 पड़े हैं और अंदर बॉडी रख सकते हैं और 2 बॉडी है। इस गर्मी के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में वो 2 दिन बाद खराब हो जाती है। छेनी और हथौड़े से खोलते हैं, सबके लिए इसके लिए अलग औजार होते हैं। पूरा प्रॉपर पोस्टमार्टम होता है, हर चीज देखी जाती है, अंदर की बाहर की हर ऑर्गन को देखा जाता है। लेकिन 1 घंटा अंदर खड़े रहने में क्या परेशानी होती है, आदमी बेहोश भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन की बॉडी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस मामले को लेकर